हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पर आज से हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड। ऑलरेडी हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं हमारा एग्रीकल्चर का। हमने ऑलरेडी लेक्चर अराउंड 18-19 कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो जो थोड़े बहुत लेक्चर्स रह गए वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। बट देन आई ऑल्सो थॉट ऑफ स्टार्टिंग करंट अफेयर्स बिकॉज आप लोगों का बहुत मेजर डाउट है करंट अफेयर्स को लेकर एंड यू वर आस्किंग मी अबाउट करंट अफेयर्स। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग करंट अफेयर्स। सो हम मार्च के मंथ से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं फॉर नाबार्ड एग्रीकल्चर पोर्शन। नाउ these two are the major doubts asked by students or asked by you all that हमें कितना महीने का कवर करना है, what is the source you have to refer। सो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू ऑल। सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में होगा, सो इट वुड बी गुड अगर हम मार्च के मंथ से हमारा करंट अफेयर्स को कवर करें, बट बिकॉज दैट वुड रफली मेक अराउंड 5 to 6 months। देन सोर्स, द मेजर सोर्स ऑफ कवरिंग एनी करंट अफेयर्स इज़ PIB एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड गवर्नमेंट आर्टिकल्स एंड स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री रिलीजेस करती हैं। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं अबाउट करंट अफेयर्स। सो आई एम डूइंग दिस फॉर यू। मैं सारी PIB पढ़ के आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अगर आपको रेफ़र करना है कुछ PIB के, आई हैव ऑल्सो मैंशन डेट्स, आप डायरेक्टली सोर्स से जाकर भी पढ़ सकते हैं। नो वरीज एट ऑल इन दैट। बट देन for you, for making your work easier, I am studying all those PIB articles and I am making current affairs videos for you all। So आज हम मार्च का शुरू करने वाले हैं। लाइकवाइज हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या जो भी आगे वाले मंथ्स है वी वुड कवर दैट नाउ। तो हम ये दो डाउट्स को मेजरली एड्रेस कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ हाउ मेनी मंथ्स एंड व्हाट शुड बी द सोर्स। सो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स वीडियो of March 2025 with our first news article that says National Mission on Natural Farming। सबसे पहली बात, ये स्कीम लॉन्च हुई थी, अप्रूव हुई थी 25 November 2024। बट देन द क्वेश्चन मे बी वाई इट वॉज इन PIB ऑफ मार्च 2025। सी, PIB आर्टिकल्स में कभी कभी पुरानी स्कीम्स या पुराने डेटा को भी रेफ़र करके जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो पुरानी स्कीम्स और डेटा भी PIB में आते हैं। बट क्योंकि ये PIB में आ गया है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये बहुत रिसेंट ही है, 2024 में ओनली इट केम। सो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और अगर PIB में कोई स्कीम मैंशन है तो वो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो डिटेल मैंशन है, स्पेशली वो स्कीम जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वी विल रीड इन डिटेल अबाउट नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लॉन्च की गई थी। अब आई विल ऑल्सो हाईलाइट यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको याद समझ जाए कि एटलीस्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको याद रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि सेंटर का भी पैसा होता है, उसमें स्टेट का भी पैसा होता है। अब इजी लैंग्वेज में ये इसका मतलब होता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर करता है बट स्टेट का भी पैसा होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि 70:30 में कोई स्कीम है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मेजॉरिटी स्कीम 90:10 में है, यानी 70% फंड्स जो है वो सेंटर देगा, 30% फंड्स जो है वो स्टेट देगा। इसका ये मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा। तो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिए, इसमें कुछ याद या एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। मतलब नेचुरल फार्मिंग है तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको केमिकल फ्री प्रमोट करना है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है, सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, हमें चाहिए कि फार्मर्स को हम सपोर्ट करें ताकि वो इनपुट कॉस्ट कम कर सकें, हम सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉप सिस्टम्स को इंकरेज करना चाहते हैं और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी रिवाइव करना चाहते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है स्लाइड में ताकि आपको समझ आए कि जो हम जो पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर रीडिंग इज़ दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो यू गेट टू नो कि दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट एंड वी हैव टू स्टडी दिस एंड वी हैव टू स्टडी दिस अंडर दैट स्कीम। नाउ what you have to remember is this part, you have to remember financial outlay part, क्योंकि finances जो है वो important होता है। Now सबसे पहले we studied कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंटर और स्टेट का क्या रोल है इन कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ 60:40 फॉर जनरल स्टेट्स। बट
नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम है तो सेंटर को ज़्यादा योगदान देना चाहिए, सो दैट इज़ 90:10। तो सेंटर का जो शेयरिंग रेशो है हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दैट इज़ 90:10 एंड जनरल स्टेट्स में इट इज़ या अदर स्टेट्स में इट इज़ 60:40। अब उसके बाद आपको ये कंपोनेंट याद रखना है कि इसका टोटल आउटले क्या है, दैट इज़ 2481 करोड़। वन सेकेंड, यस, सो इट इज़ sorry wait yes, so that is 2481 crores is the total outlay of the project. Now आपको ये फैक्ट्स याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यूज़ में आएंगे क्या, एमसीक्यूज़ में फैक्ट्स ही आते हैं, सबको फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि टारगेट क्या है हमारा, फार्मर्स कितने कवर होने वाले हैं, दैट इज़ 1 करोड़। सो फार्मर्स का टारगेट है 1 करोड़। एरिया टू बी ब्रॉट अंडर नेचुरल फार्मिंग, यानी हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट एरिया क्या है कि हम नेचुरल फार्मिंग में इतने एरिया को लेकर आए, दैट इज़ 7.5 लाख हेक्टेयर्स। हम कितने क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, दैट इज़ 15,000। हम कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो हैं 10,000। हम मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाना चाहते हैं 2,000, दैट इज़ कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फील्ड। हम कितने बनाना चाहते हैं मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन फार्म, दैट इज़ 2,000। देन ट्रेन कृषि सखीज़, हम चाहते हैं कि हम 30,000 सखीज़ को ट्रेनिंग दे दें, उन्हें हम कृषि सखीज़ बना दें। पर अच्छी बात यह है, और ये पीआईबी में भी इसलिए था कि मार्च 2025 में ऑलरेडी हम 70,000 जो सखीज़ हैं उनको हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट था उसे हम डबल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इस चीज़ में। देन लास्ट जो है ट्रेन फार्मर फॉर इनपुट प्रेप, यानी इनपुट प्रेप के लिए हम कितने फार्मर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसका टारगेट है हमारा 18.75 लाख फार्मर्स। सो डोंट यू थिंक कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम में आया तो यही फैक्ट्स पे इजीली क्वेश्चन बन सकता है, ये टारगेट कितना है, एरिया कितना है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स कितने बनाने हैं, फार्मर्स को कितने फार्मर्स को ट्रेन करना है। सो इसलिए आपको ये सारी डिटेल्स याद रखनी है। देन क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, सो दैट इज़ 2481 करोड़। हाउ मैनी फार्मर्स आर टारगेटेड टू बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, दैट इज़ 1 करोड़। Then, how many hectares of land are proposed to be brought under natural farming by this scheme? So that is 7.5 lakh hectares. And how many bio input resource centers are targeted under national mission on natural farming? तो कितने bio input resource centers हम बनाना चाहते हैं, that is 10,000. So I hope आपको ये जो स्कीम है और ये पर्टिकुलर न्यूज़ है अच्छे से समझ आ गई होगी. Now we shall move to our next news article that says about budget allocation, यानी कि जो बजट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पैसा मिला है उसके बारे में पीआईबी आर्टिकल था। तो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि एलोकेशन कितना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, क्योंकि भाई हम नबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, एआरडी का सिलेबस है, वी शुड एटलीस्ट नो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कितना एलोकेशन मिला है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को 24-25 में 1,32,469 करोड़ एलोकेशन मिला था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 1,37,756 करोड़ रुपीज़, राइट। I hope I am clear on this part, and we shall move to our next question that says, what is the name of AI powered chatbot developed to assist farmers with queries about PM किसान स्कीम? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो हमारी PM किसान स्कीम है, जो आप जानते होंगे कि हम 6,000 रुपीज़ देते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, तो जो हमारी PM किसान स्कीम है उसके लिए हमने एक AI चैटबॉट को रिलीज़ किया है ताकि वो जो फार्मर्स की जो मुश्किलें हैं उसको जवाब देने में उनकी सहायता कर पाए। तो उस चैटबॉट का नाम है किसान ई मित्रा। दैट्स इट, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड यू शुड नो द नेम किसान ई मित्रा फॉर PM किसान स्कीम। नाउ our next news article is measures to reduce dependence on middlemen under PM आशा स्कीम। सो इस पर काफ़ी लंबा आर्टिकल दिया था with very detailed information, so it becomes very very important for us to study, and also PM आशा स्कीम बहुत important है, and I feel कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी ये बहुत confusing हो जाती है पढ़ना कि कौन सा जो component है उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो आज की क्लास में हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से कवर करेंगे। ऑल्सो अगर आपको इसको सोर्स पे जाकर पढ़ना है, इसके सोर्स आर्टिकल को पढ़ना है, तो 21 मार्च 2025 को ये PIB आर्टिकल रिलीज़ हुआ था।
नाउ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन तक डायरेक्ट एमएसपी का बेनिफिट पहुँचे और जो बीच के मिडिल मैन है जो पैसा खा जाते हैं फार्मर्स का, उनको हम बाईपास कर दें। यानी उनको बाईपास करके जो एमएसपी का पैसा है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो पैसा है वो डायरेक्ट हम सरकार का फार्मर्स तक पहुँचाएँ। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ पीएम आशा स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और इसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को जो एमएसपी का जो प्राइस है उनके प्रोड्यूस के लिए वो फिजिकल प्रोक्योरमेंट में डिपेंड ना हुए बिना उनको सरकार से मिले। और वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगी, कंपोनेंट्स आपको समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कुछ क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, ये हम इसको ज़्यादा एमएसपी पे प्रोक्योर कर रहे थे हम, यानी सरकार ज़्यादा एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट इन्हीं क्रॉप्स का हो रहा था। तो इसलिए जो बाकी क्रॉप्स हैं वो पीछे हट रहे थे। तो हमें चाहिए कि हम बाकी क्रॉप जैसे फ्रूट्स हो गए या हमारे ऑयल सीड्स हो गई, पल्सेस हो गए, हम चाहते हैं कि उनको भी एमएसपी मिले या उनको भी हम लॉस पे ना बेचें। या फिर जो ये सारी क्रॉप्स हैं जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोर्स ग्रेन्स, ये इफेक्टिवली कवर नहीं हो पा रहे थे एमएसपी के अंदर। इसलिए पीएम आशा को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इन क्रॉप्स को भी हम कवर करें और जो डिस्ट्रेस सेल है उसको हम कम करें। So this is the background of PM Asha scheme. Now we shall move forward. ये हमने पढ़ लिया है. Now we shall move forward to its major components. So इसके major components है price support scheme, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड। हालांकि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैंडल करता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैंडल करता है और बाकी के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं। नाउ वी शैल रीड इन डिटेल वन बाय वन इट्स कॉम्पोनेंट्स एंड वी शैल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हमको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, मतलब याद करने वाले पॉइंट्स वील डेफिनेटली हम उसको याद करेंगे, वील डेफिनेटली रिमेंबर दोज पॉइंट्स, बट हमको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, हमको समझकर ही आगे बढ़ना है। सो वी विल अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट दिस प्राइस सपोर्ट स्कीम मीन्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी वर्ड अगर दिया है पीडीएफ में आपको समझ नहीं आया, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप या फिर कमेंट बॉक्स एंड आई मेक श्योर कि मैं हर किसी के डाउट को एड्रेस करूं और उनको जो डाउट है वो बिल्कुल भी डाउट ना रहे और एकदम क्लियर हो जाए। सो वी विल रीड अबाउट प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या हो गया, इसको ब्रेक करेंगे। प्राइस से हम सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को, मे बी क्या फार्मर्स को ही सपोर्ट देंगे क्योंकि हम पीएम आशा पढ़ रहे हैं। सो प्राइस के ज़रिए हम जब सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को, दैट इज़ आवर प्राइस सपोर्ट स्कीम। यानी इस स्कीम में क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी मार्केट प्राइस जो एमएसपी के नीचे आ जाती है फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स से एमएसपी पे वो चीज़ को ख़रीद लेता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लेते हैं कि पल्सेस है, मान लेते हैं तुअर की दाल है या मूंग की दाल है, एनीथिंग, और उसका मार्केट प्राइस है 5000 रुपीज़ और एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 7000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट प्राइस है वो एमएसपी से नीचे गिर गई। अब जो फार्मर्स है उनको तो पैसे कम मिल रहे हैं क्योंकि एमएसपी पे भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है और मार्केट प्राइस भी 5000 हो गई है, तो उनको तो 2000 का लॉस हो रहा है क्योंकि जो एमएसपी गवर्नमेंट ने दी है वो एमएसपी भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वीट और राइस का ही ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं। तो इस स्कीम के अंदर जब ऐसे चीज़ होती है पल्सेस, ऑयल सीड्स या कोपरा में, जब मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे गिर जाती है तो गवर्नमेंट फिर डायरेक्टली फार्मर से एमएसपी पे वो प्रोडक्ट को या वो क्रॉप को खरीद लेती है। वो किस एजेंसीज़ के द्वारा, जैसे कि नाफेड या एनसीसीएफ या स्टेट एजेंसीज़ के द्वारा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज़ के द्वारा जो फार्मर से वो जो प्रोडक्ट है एमएसपी पे फिर वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर कर लेती है क्योंकि मार्केट प्राइस नीचे गिर गई है और फार्मर्स को अब लॉस हो सकता है इसलिए। बट इसके लिए पहले क्या था कि पहले 25% एक प्रोक्योरमेंट कैप था ऑन तुअर, उड़द एंड मसूर। हम सिर्फ 3 दाल की बात कर रहे हैं, हम पूरी पल्सेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 पल्सेस की, दैट इज़ तुअर, उड़द एंड मसूर। तो पहले ये था कि जो तुअर, उड़द और मसूर की दाल है वहाँ पर 25% का कैप था, प्रोक्योरमेंट कैप था, यानी 25% से ज़्यादा जो सरकार है वो प्रोक्योर नहीं करेगी। पर अब ये कैप को लिफ्ट कर दिया गया है और क्योंकि ये अभी हुआ है इसलिए ये न्यूज़ में है और पीआईबी में।
So lifting of 25% of procurement cap on tuar, urad and masoor has been extended to 24-25 to boost pulse production and reduce imports. ताकि हम पल्स प्रोडक्शन को बूस्ट कर पाए, हमारे इंपोर्ट्स को कम कर पाए, हमने जो 3 दाल हैं तुअर, उड़द और मसूर, उसका जो 25% प्रोक्योरमेंट का जो कैप था यानी जो सीलिंग थी उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, उसको हमने लिफ्ट कर दिया। यानी अब हमने क्या कर दिया, हमने बोला है कि अब 100% जो है सरकार प्रोक्योर कर सकती है तुअर, उड़द या मसूर को हम लेंटिल बोलते हैं। सो अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसकी वजह से पल्सेस में हम सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा और हमारे इंपोर्ट्स भी कम होंगे। नाउ if question comes that which of the following crop is being procured at 100% of state production under price support scheme for 24-25, answer would be तुअर, उड़द and lentil यानी कि मसूर। सो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए बिकॉज अगर लेंटिल आ गया तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, लेंटिल को ही मसूर की दाल बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड कॉम्पोनेंट। हमने फर्स्ट कॉम्पोनेंट पढ़ा प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम प्राइस अगर कम हो रही है तो हम सपोर्ट दे रहे हैं, इन शॉर्ट सिंपल वे। अब हमारा सेकेंड कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसको भी हम वर्ड से ही याद कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी कि डेफिशिएंसी यानी कि होता है कमी। अगर प्राइस में कमी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस है 5,000 सेम और हमारा MSP है 7,000, MSP इज़ 7,000। ये हम ऑयल सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि यहाँ पर जब हम PDPS यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम की बात करते हैं तो ये सारे ऑयल सीड्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, ऑयल सीड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करें, अगर मार्केट प्राइस है 5,000 रुपीज़, MSP है 7,000 रुपीज़, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमी क्या हुई फार्मर को कमी हो रही है 2,000 रुपीज़ की। तो जो गवर्नमेंट है वो पूरा प्रोक्योरमेंट करने के जगह वो सिर्फ ये 2,000 रुपीज़ जो है वो फार्मर्स को दे देती है। यानी कि फार्मर्स जो है, जो उनको कमी हो रही है 2,000 की, वो गवर्नमेंट उनको पूरी कर देती है। सो डायरेक्ट कॉम्पोजिशन देती है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है या कैप ये है कि वो डायरेक्ट कॉम्पोजिशन देती है अप टू 15% ऑफ MSP वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर MSP की वैल्यू है 7,000 तो इसका 15% जो होगा उतना कंपनसेशन मिलेगा। अगर वो 2,000 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, अगर कम होगा तो कम, बट 15% कंपनसेशन मिलेगा। कवरेज हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 25% to 40% ऑफ स्टेट प्रोडक्शन टू बेनिफिट मोर ऑयल सीड फार्मर्स। इसका मतलब है कि पहले 25% का प्रोक्योरमेंट कैप था कि हम 25% तक हम स्टेट जो प्रोडक्शन है उसका हम 25% तक कवर करेंगे, बट अब वो जो कवरेज है वो 25% से 40% तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, फर्स्ट इज़ 15%, फिर ऑयल सीड्स, फिर 25% to 40% कर दिया गया। नाउ आवर थर्ड कॉम्पोनेंट इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब ये भी नाम से समझ आ रहा है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मतलब क्या हुआ। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मीन्स कि जब जो प्राइजेज़ है, जो पेरिशेबल क्रॉप्स है जैसे कि टोमेटो, अनियन या पोटैटो। अब टोमेटो, अनियन या पोटैटो क्या है, ये पेरिशेबल क्रॉप्स है, यानी कि पेरिशेबल यानी जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। अगर इन क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट करना है तो फिर सेंटर करेगा, बट सेंटर कब करेगा, इसकी एक कंडीशन होती है। इसकी एक कंडीशन ये होती है कि जब स्टेट रिक्वेस्ट करेगा, ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट या UT गवर्नमेंट फॉर पेरिशेबल क्रॉप्स जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है। अब वो कैसे प्रोक्योर करता है, सबसे पहले तो या तो वो फिज़िकल प्रोक्योरमेंट कर सकता है जैसे हमने प्राइस सपोर्ट स्कीम में देखा था, और अभी एक PDPS कंपोनेंट भी इंक्लूड हो गया है, यानी कि वही जो प्राइस डिफरेंस है उसके थ्रू भी वो पे कर सकता है। अब ये तभी एक्टिवेट होता है जब ये जो टॉप यानी जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम से कम 10% नीचे गिर जाती हैं मार्केट प्राइसेस से या नॉर्मल सीजनल रेट से। अगर 10% की गिरावट आती है प्राइजेस में तो तभी स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सेंटर को कि आप प्रोक्योरमेंट कर लीजिए। जो लॉस है, अब जो लॉस हुआ है प्रोक्योरमेंट में, वो सेंटर और स्टेट 50-50 डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्टेट की रिक्वेस्ट में ही हो रही है तो सेंटर और स्टेट 50-50 डिवाइड करते हैं। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ ये रेशो 75-25 है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमने ज़्यादा रिसोर्सेज देने हैं, दैट इज़ वाई। इसमें भी प्रोक्योरमेंट कैप है, दैट इज़ 25% ऑफ स्टेट प्रोडक्शन। अब आप को अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, आप सारे फैक्ट्स या सारी नोट्स जब बनाएंगे और लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर आपको मतलब समझ में आ गया है अच्छे से तो। नाउ
फोर्थ जो हमने कंपोनेंट देखा था दैट इज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है. Let us see some MCQs that says under which component of PM ASHA does government pay difference between MSP and selling prices directly to farmer. तो ये प्राइस डिफरेंस वाला होता है PDPS में. अब जब एग्ज़ाम होते हैं नबार्ड जैसे तो ये ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, जैसे कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम ऐसा पूरा लिखा नहीं आएगा. कोई भी स्कीम होगी उसका शॉर्ट फॉर्म ही आएगा. जैसे अगर आ गया RKVY, सो नाउ यू हैव टू गेस दैट इट इज़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना, या वॉट एवर इट इज़ रिटन, तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा होगा. तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए. नाउ विच क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, सो ऑयल सीड्स जो हैं वो कवर्ड है अंडर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी चेंजेस ऑन अनियन इन 2025. तो यानी कि अनियंस एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को चेंज किया गया. पहले जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40%, उसको किया गया 20%, और 20% से एक्सपोर्ट ड्यूटी को कर दिया गया है 0%. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 to 20% एंड देन रिमूव्ड. यानी अगर क्वेश्चन आता है कि किस क्रॉप की रिसेंटली एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया गया है, तो आंसर वुड बी अनियन. Now let's move on to next question that says what is the new name of National Food Security Mission from 24-25. यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का रीनेमिंग किया गया है, उसको नया नाम दिया गया है दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन. यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बाद न्यूट्रिशन को भी ऐड किया गया. तो आपको ये याद रखना है क्योंकि सिक्योर मिशन के पहले न्यूट्रिशन को भी ऐड किया गया. नाउ वॉट इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आया था, जिसका मकसद है यानी कि एम है ताकि हम जो प्रोडक्शन है मेजर क्रॉप्स की उसको इंक्रीज़ कर सकें, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, न्यूट्री सीरियल्स जैसे कि मिलेट्स को भी हम प्रमोट कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज़ द टोटल कॉर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो यानी कि यहाँ पर हम एक नई स्कीम की बात कर रहे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ये पूछ रहा है कि स्कीम का टोटल कॉर्पस क्या है. तो इस स्कीम का टोटल कॉर्पस है 1 लाख करोड़. ये फैक्ट आपको याद रखना है और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया गया था 2021 में, तो आपको ईयर याद रखना है. इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, हमने इस फंड को बनाया ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाएँ. हमने ये फ़ंड बनाया ताकि हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ा पाएँ, क्रॉप की वेस्टेज को कम कर पाएँ, ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी क्रॉप की वेस्टेज कम होगी. हम चाहते हैं कि हम मार्केट्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस को बढ़ा पाएँ, जो मिडिल मैन है उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है हम उसे कम करें. सो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड को क्रिएट किया था. अब आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं. जो लोन का कॉर्पस है दैट इज़ 1 लाख करोड़. इंटरेस्ट सबवेंशन इज 3% पर एनम फॉर 7 years ऑन लोन्स अप टू 2 करोड़. इंटरेस्ट कैप इज़ मैक्सिमम 9% एंड क्रेडिट गारंटी यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है वो दैट इज़ अप टू 2 करोड़ लोन. सो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं. Now our next important news is related to NAFIS. NAFIS यानी नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे. तो क्योंकि ये PIB में दिया गया था उस टाइम के मार्च के मंथ के, तो जो दिया था हमने वो कवर करा है, बट हम अलग से भी रिपोर्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे. सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. बट जो जहाँ दिया है वी शुड कवर दैट टू, क्योंकि कभी कभी अगर कोई पॉइंट्स छूट जाते हैं और जो हाईलाइट होके ऑलरेडी दिए हुए हैं आर्टिकल में, सो वी शुड नॉट लीव दैम. सो ये सर्वे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू नाफिस 2016-17 ये बताता है, 2 डेटा बताता है. पहला ये बोलता है कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है रूरल इंडिया में, रूरल हाउस होल्ड्स में जो टोटल रूरल हाउस होल्ड्स है उसमें जो एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड्स है उनका जो परसेंटेज है दैट इज़ 48%. यानी सारे रूरल हाउस होल्ड्स को जब हम मिला लें तो उसमें से एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स है 48%. ये डेटा 2021-22 में उन्होंने बोला हो गया है 56.7%. यानी कि एग्रीकल्चर इंगेजमेंट बढ़ रहा है रूरल हाउस होल्ड्स में ओवर द 5 year पीरियड. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा है. टोटल रूरल हाउस होल्ड्स जो थे एग्रीकल्चर के दैट व 48% पहले 16-17 में, जो कि बढ़कर हो गए 5 साल बाद 56.7%. अब
एक और डेटा दिया गया था, दैट इज़ PLFS डेटा। PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में दिया है, वर्कर्स के बारे में दिया है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि 2020-21 में 46.5% जो वर्कर्स थे वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जो 22-23 में हो गए 45.8%, यानी कि रिडक्शन हुआ है। PLFS डेटा बोल रहा है कि जो वर्कर्स का परसेंटेज है इन एग्रीकल्चर वो कम हुआ है। नाफिस का डेटा बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं रूरल इंडिया में वो बढ़े हैं। सो ये दोनों डेटा दिए थे एंड ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये MCQs हैं उसी के ऊपर, दैट सेज अकॉर्डिंग टू PLFS डेटा व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल वर्कर्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, सो दैट इज़ 45.8%। और नाफिस रिपोर्ट के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, सो द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स थे वो है 56.7% ऑफ 21-22 डेटा। नाउ आवर नेक्स्ट current affairs is related with stubble burning management. So stubble burning management के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि स्टबल बर्निंग को हम कॉम्बैक्ट कर सकें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड NCT ऑफ दिल्ली। इसलिए हम लेकर आए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम 2018-19 में, ताकि हम क्रॉप रेसिड्यूज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। अब क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट डिटेल्स हैं स्कीम के, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये PIB में दिए थे एंड जब PIB में दिया है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फाइनेंशियल डिटेल्स ऐसी है कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए हम इंडिविजुअल फार्मर्स को 50% सब्सिडी देंगे ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी, अगर वो ऐसी मशीनरी लेकर जाएंगे जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करने में मदद करे। स्टबल बर्निंग क्या होती है, जो पराली होती है, जो क्रॉप होता है उसकी जो पराली होती है, आई एम नॉट श्योर कॉल्ड पराली ओनली और व्हाट, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट जो व्हाट इज़ कॉल्ड जो बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है, सो उसको रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए ताकि वो एक प्रॉब्लम ना बने, वो स्टबल, क्योंकि जो स्टबल बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है उसको फार्मर्स जला देते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता और उसकी वजह से काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है। सो दैट इज़ वाई उसको स्टबल को, उस रेसिड्यू को हमको मैनेज करना है। सो अगर इंडिविजुअल फार्मर्स मशीनरी पे लेंगे, उस चीज़ की मशीनरी लेंगे मैनेज करने के लिए, तो उस पर हम 50% सब्सिडी देंगे। अगर मान लेते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स या ग्रुप्स लेते हैं वो मशीनरी, तो हम 80% सब्सिडी देंगे अप टू 30 lakhs, बट कैप होगा 80% सब्सिडी अप टू 30 लाख के प्रोजेक्ट्स हम देंगे टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटी, FPO, पंचायत, ताकि वो लोग एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर सकें। और कस्टम हायरिंग सेंटर्स का रोल क्या होता है, जो मैनेजमेंट की जो मशीनरीज़ होती हैं, जो ये मशीनरीज़ होती हैं, या जो ऐसी मशीनरीज होती है जो रेसिड्यू में हेल्प कर सके, उनको रेंट करता है फार्मर्स को। सो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर सके, ताकि इसलिए हम 30 लाख रुपीज़ देंगे अप टू 80% सब्सिडी। देन XC2 मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम 65% सब्सिडी देंगे अप टू 1.5 करोड़, ताकि हम पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन्स को सेटअप कर सके। और किसके लिए, बायोमास पावर जनरेशन के लिए, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए उस स्टबल से। तो हम स्टबल को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हम 65% सब्सिडी देंगे अप टू 1.5 करोड़ रुपीज़। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई, and here are some questions on that says, under the scheme what percentage of financial assistance is provided to farmers for purchase of crop residue management machinery, so that is 50%, groups के लिए it is 30%, 80% up to 30 lakhs, and maximum capital cost eligible for 65% assistance under XC2 paddy straw supply chain projects is 1.5 crore rupees. एंड विथ वॉच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू FPOs, पंचायत एक्सेट्रा, ताकि वो एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर सके। सो दैट इज़ 80% अप टू 30 लाख रुपीज़। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिन्होंने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज़ किया है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स खारिफ एंड राबी फॉर 24-25। सी, हमारे पास अभी थर्ड एस्टिमेट्स भी आ गए हैं जो हम मई जून में कवर करेंगे, क्योंकि थर्ड एस्टिमेट्स रिलीज़ हुए थे मई या जून टाइम में। तो हमारे
एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है थर्ड एस्टिमेट्स, राइट। अब क्योंकि सेकेंड एस्टिमेट्स रिलीज़ हुए हैं मार्च में and it is important for me to tell you, so I am telling you all these estimates, second advanced estimates, but I personally believe कि third estimate ज़्यादा important हो जाते हैं जो already हमारे पास आ चुके हैं मई जून में। तो हम मई जून में already उसे cover करेंगे, but क्योंकि second estimates भी दिए थे we should see that also, so that is why हम ये data देख रहे हैं। टोटल फूड ग्रेन्स खरीफ क्रॉप्स में है 1663.91 लाख मेट्रिक टन एंड राबी के क्रॉप्स में है 1645.27 लाख मेट्रिक टन। आप बाकी सारे का भी डेटा पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिमिलरली ऑयल सीड्स का डेटा इज़ गिवन एंड सिमिलरली शुगर केन, कॉटन एंड जूट का प्रोडक्शन डेटा इज़ गिवन। बट आई बिलीव कि हम थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स को और बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज आई बिलीव वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, बट वेट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आप ये रीड कर लीजिए बिकॉज अगर क्वेश्चन आ जाता है सो आई जस्ट कांट हेल्प इट कि अगर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट से भी क्वेश्चन आ गया तो सो यू कैन जस्ट हैव अ रफ आइडिया। बाकी जब हम थर्ड एडवांस एस्टिमेट पढ़ेंगे आई विल डू अ थिंग कि हम सेकेंड को कंपेयर करके थर्ड पढ़ लेंगे, सो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी एक ही बारी में। नाउ our next question is, what is the full form of Vistar as per Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? So Vistar का full form पूछ रहा है, that is virtually integrated system to access agricultural resources। तो कुछ ऐसे terms दिए रहते हैं जैसे विस्तार and all, so इनके full form ज़्यादा important हो जाते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव साइन एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर शेयरिंग कंटेंट ऑन एग्री स्टार्टअप्स अंडर प्रोजेक्ट विस्तार। तो प्रोजेक्ट विस्तार है क्या? प्रोजेक्ट विस्तार का एम है कि हम एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकें एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन के लिए। तो उसके लिए IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है प्रोजेक्ट विस्तार के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। Now our next question is, और next topic is strengthening of cooperative sugar mills। इसका मतलब है, और ये 19 मार्च का PIB अगर आपको पढ़ना है तो इसका मतलब और प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव शुगर मिल्स होते क्या हैं? सो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स यानी कि जो शुगर फैक्ट्रीज़ हैं जो फार्मर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर चला रहे हैं ताकि जो हम शुगर केन्स है या जो शुगर केन्स है उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकें। नाउ ये रूरल एरिया में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये शुगर केन ग्रोअर्स को इनकम प्रोवाइड करते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जैसे कि टैक्स इश्यूज़ हैं, फंड्स की कमी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या की इनिशिएटिव्स हम लेकर आए हैं, हम यानी सरकार लेकर आई है फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। तो सबसे पहले आपको ये सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है बट हम मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि शुगर केन के लिए हम FRP देते हैं, वो MSP की तरह एक मिनिमम प्राइस ही होता है। तो मान लेते हैं कि शुगर मिल्स ने जो गवर्नमेंट को है फार्मर्स का जो फार्मर्स के जो FRP पे जो देना था शुगर केन जो प्रोक्योर करना था वो कर लिया। बट अब वो जो प्रोक्योरमेंट का अमाउंट है वो ये दिखाते थे कि ये एक्सपेंस है और उनको उस पर टैक्स का डिडक्शन मिलना चाहिए। बट पहले वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं थे, पर अभी ये हो गया है आफ्टर 2016 की जो FRP पेमेंट्स है वो भी टैक्स डिडक्टेबल है। सो क्योंकि PIB में दिया था और जो डिटेल्स है जो आने वाले आपको 4th या 5th जो कंपोनेंट या जो इनिशिएटिव मिलेगा वो रिसेंट है, इसलिए सारे इनिशिएटिव डिस्कस किए गए थे। नाउ सो सबसे पहले जो FRP पेमेंट्स है उसको टैक्स डिडक्टेबल बना दिया गया है। अब उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं FRP के ऊपर, और ये हुआ है फ्रॉम 2016। सेकेंड जो चीज़ हुई है वो ये है कि जो 10,000 करोड़ रुपीस का जो लोन स्कीम है वो शुगर मिल्स के लिए लागू कर दिया गया है बाय NCDC, ताकि हम शुगर मिल्स को हेल्प कर सके एंड जो मिल्स है उनको हम मॉडर्नाइज कर सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके। और ये लोन स्कीम आई थी 2022 में। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम इनिशिएटिव्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हमने 2016 का इनिशिएटिव डिस्कस किया और ये 2022 का इनिशिएटिव है कि 10,000 करोड़ रुपीस की लोन स्कीम लाई गई है फॉर शुगर मिल्स, राइट। नाउ थर्ड है लोन पैटर्न, ये आया है 23-24 में। 23-24 में क्या चेंज हुआ कि सबसे पहले लोन
रेशो इक्विटी था 70:30, यानी कंपनी को 30% मनी जो है वो खुद देना पड़ता था। पर अब ये 23-24 में चेंज करके हो गया है 90:10, यानी अब जो कंपनी है उसे सिर्फ 10% पैसे देने हैं और 90% लोन पे उठा सकते हैं। पहले ऐसा था कि 30% खुद देना पड़ेगा और सिर्फ 70% ही आप लोन पे ले सकते हो। इट वॉज लोन रेशो इक्विटी। ऑल्सो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन यानी डिस्काउंट दिया है लोन्स पे एंड इंटरेस्ट रेट को कैप किया है 8.5%। अब जो चेंज 2025 में लाया गया जिसकी वजह से ये PIB में दिया था, सो दैट चेंजेस मल्टीफील्ड डिस्टरीज, यानी कि अब जो शुगर केन है उसके अलावा भी, जो शुगर केन के अलावा भी इथेनॉल जो है वो और सोर्सेज से बनाया जा सकता है। दैट इज़ मेज, सरप्लस राइस, डैमेज ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो कि ह्यूमंस के लिए अनफिट है, यानी मल्टी फीड डिस्टिलरीज। अब हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है हमारी इनपुट सप्लाई को, ताकि शुगर केन के ऊपर जो प्रेशर था, क्योंकि इथेनॉल का हमें प्रोडक्शन करना है, तो शुगर केन के ऊपर हैवी प्रेशर था। हैवी प्रेशर होने की वजह से मिल्स जो है ओवरबर्डन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो अभी हो गया है कि इथेनॉल को हम ये बाकी सोर्सेज से भी बना सकते हैं, जैसे कि मेज, सरप्लस राइस, डैमेज ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स जो कि अनफिट है ह्यूमंस के लिए। इसे हमने लॉन्च किया है 6 मार्च 2025 में। इंटरेस्ट सब्सिडीज अलाउड एंड प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी 1 का स्टेटस मिलेगा, यानी कि बेटर प्राइस एंड फास्टर प्रोक्योरमेंट अंडर इथेनॉल पॉलिसी। तो क्योंकि ये चेंज आया है, हमने बाकी भी चेंजेस पढ़े, क्योंकि PIB में सारे चेंजेस लिस्टेड थे। कि 2016 में सबसे पहले हुआ कि जो FRP है वो अब टैक्स डिडक्टेबल बन गया है। सेकेंड 22 में हुआ कि 10,000 करोड़ लोन की स्कीम आई है। थर्ड 23-24 में हुआ कि जो लोन और इक्विटी का रेशो है वो 70:30 से 90:10 हो गया है। एंड अब 2025 में हुआ कि मल्टी फीड डिस्टिलरीज को बना दिया गया है, ताकि हम इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन के अलावा मेज, राइस, ग्रेन्स और इन सारी चीज़ों से भी करें। सो आई होप यू लाइक द सेशन, यू लर्न समथिंग न्यू, और आपको समझ आया एंड यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आपको न्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and thank you for watching. And I have to address some basic questions also at last of the video, अगर आपको समझना है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम ARD के लिए, नाबार्ड ARD के लिए स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी लेक्चर 1 से स्टार्ट करा था और आई थिंक हमारे लेक्चर 18 और 19 हो चुके हैं। सो हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर करे हैं। हमने एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एक्वाकल्चर, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर, एवरीथिंग हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको वो, अगर आपने देखा हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आप वो भी पूछ सकते हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली रह गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देन इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, देन ऑन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंड देन ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हमारे 4 यूनिट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे 4 यूनिट्स या 5 यूनिट्स और बचे हैं। सो डेफिनेटली विल कवर, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो वो आई अपलोड इट। आई हैव माई नोट्स एंड PPTs प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज टॉपिक्स, सो वो बस अपलोड करना है एंड आई अपलोड इट। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑल्सो। इकोलॉजी ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड विथ मी, सो ये सारे टॉपिक्स भी ईजिली हम कवर कर लेंगे। अब बेसिक डाउट आता है आपका करंट अफेयर्स के पोर्शन में। सो करंट अफेयर्स के पोर्शन में एक तो जो हमारे करंट अफेयर्स है जो PIB में दिए होते हैं, देन जो रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या जो इम्पॉर्टेंट सेंसस हैं, जैसे लाइफ स्टॉक सेंसस है या SECC रिपोर्ट्स हैं, या फिर हमारे सेंसस रिपोर्ट्स है, या फिर जो भी हमारे सेंसस है, डेटा है, रूरल इंडिया के जो भी नाफिस रिपोर्ट, एग्रीकल्चर रिपोर्ट, 2015-16 का रिपोर्ट। सो जो भी हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बट उसका भी हम एक डिटेल वो लिस्ट बनाएंगे, उसको अरेंज करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करेंगे कि कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर कैसे क्या पढ़नी है। तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी ये चीज़ लेकर आएंगे। बट ऑलरेडी हमने बहुत सारी स्कीम्स कवर कर ली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट कुछ स्कीम जो रह गई हैं, जो आई वॉज थिंकिंग कि अगर पॉसिबल हुआ तो यूनिट वाइज मैं स्कीम लेकर आऊँ। जैसे कि यूनिट 1 में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है, देन यूनिट 2 में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। जैसे अगर हमने लाइफ स्टॉक पढ़ा था, तो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है इन 1 वीडियो,
इफ़ दैट्स पॉसिबल फॉर मी, मैं ऐसे फॉर्मेट में लेकर आऊँगी ताकि आपको ईज़िली अच्छे से समझ आए, क्योंकि हम क्लासेस जो हैं वो यूनिट फॉर्मेट में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको यूनिट से काफ़ी फेमिलैरिटी मिल गई होगी कि ओके ये यूनिट में ये है। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है, यूनिट से फेमिलैरिटी या सिलेबस से फेमिलैरिटी होना। तो अगर हमने किया और इफ़ इट्स पॉसिबल यूनिट वाइज स्कीम ला सकते हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन कितना है, या मिल्क में हमारी रैंक क्या है, एग में रैंक क्या है, पर कैपिटा अवेबिलिटी क्या है, जो इम्पॉर्टेंट डेटा जो आता है कि स्टेट का क्या नंबर है, वो कवर करना है। आई थिंक अगर हम ये सब कवर कर लेते हैं, वी आर डन विद आवर ARD पोर्शन इन अ कम्प्लीट हॉलिस्टिक मैनर। सो ARD का स्टैटिक बहुत कुछ हो चुका है। नाउ वी आर फोकसिंग लिटिल मोर ऑन करेंट अफेयर्स साइड, क्योंकि जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो आई कवर फॉर यू ऑल, सो नो नीड ऑफ टेंशन देयर। सो करेंट अफेयर्स में हमने आज मार्च कंप्लीट करा है। ऐसे ही हम हर मंथ का एक वीडियो लेकर आएंगे, एंड आई थिंक एक एक वीडियो में हम हर मंथ का बेसिक करेंट अफेयर्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन रिपोर्ट्स बीच बीच में लेकर आ सकते हैं, स्कीम्स एंड डेटा भी कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं कि कैसे करना चाहिए, या आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं कि आपको पर्टिकुलरली ये चीज़ चाहिए, आप वो बता सकते हैं, बिकॉज दैट वुड मेक थिंग्स मोर ईजी एंड ऑल्सो मेक मी अंडरस्टैंड वॉट आर योर डिमांड्स एंड वॉट आर यू वॉन्टिंग। अगर आपको स्कीम्स चाहिए ही नहीं, एंड इफ़ आई ब्रिंग देम, सो व्हाट्स द यूज़। सो दैट इज़ वाई आप डिमांड बता सकते हैं, बिकॉज यू गाइज वर कॉमेंटिंग फॉर करेंट अफेयर्स, सो आई गॉट टू नो कि करेंट अफेयर्स इज़ अ बिग मेजर डिमांड एंड यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड और लर्न करेंट अफेयर्स. So I bought a video on current affairs. So likewise you can just tell me, and I think it's the first time that I'm interacting this much, and I hope you like the video. Thank you for liking, and thank you for watching, and you can join our Telegram channel for any further doubts or queries. Thank you for watching.